एवरीवन, आपकी जो बुक है पीयूष प्रभा, उसका सेकंड चैप्टर है सत्य का प्रयोग, जिसमें आत्मकथा अंश है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया है। जिसमें मैंने आपको पहले जो आपका टॉपिक आया सभ्य पोशाक में, उस टॉपिक के अंतर्गत आपको बतलाया था मैंने कि जब गांधी जी अफ्रीका गए, वहाँ जाने के बाद वहाँ की सभ्यता में रंगने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए। उन्होंने वहाँ बाल कटवाए, अपने वहाँ के नेवी स्टोर से कपड़े खरीद के कपड़े सिलवाए। वहाँ पर उन्होंने शाकाहार का करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। एक बार किसी होटल में जाकर केवल इतना पूछने पर कि इस सूप के अंदर क्या है, तो उनके दोस्तों ने उनको होटल से बाहर निकाल दिया कि आप दूसरी जगह भोजन कर लीजिए। तो उन्हें पूरी रात भूखा सोना पड़ा। उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े सुनाए, लच्छेदार भाषण भी सुना, वायलिन बजाना भी सीखा। इस तरह अपनी सभ्यता को प्रदर्शित करने का उन्होंने वहाँ कार्य किया। फिर सेकंड था उनका बलवान से भिड़ंत। बलवान से भिड़ंत से है कि जहाँ पर एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना था, जोहानिसबर्ग में था, उस थाने में हिंदुस्तानी और चीनी जितने भी लोग थे, उनकी रक्षा तो नहीं होती थी, अपितु तो उनके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। वहाँ पर जो हकदार होते थे वो दाखिल न होकर बिना हक वाले 100 रुपये पौंड देके वहाँ अंदर एंटर हो जाते थे। इनकी शिकायतों को सुनकर गांधी जी ने सोचा कि मुझे इस तरह के अत्याचार को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ प्रमाण जुटाए और वहाँ के कमिश्नर से बोले, और कमिश्नर से उन्होंने वहाँ पर जो अत्याचार हिंदुओं के ऊपर चल रहा था उसकी उनकी शिकायत की। उसके बाद कमिश्नर को ये सब बातें समझ में आई, तो धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था को चेंज किया और अपना एक नाम बनाया। फिर था आत्मिक शिक्षा। आत्मिक शिक्षा से मतलब है कि विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए मन को शिक्षित करने के साथ साथ उसकी आत्मा को भी शिक्षित किया जाना चाहिए। उसका तात्पर्य था कि चरित्र का निर्माण, ईश्वर का ज्ञान और आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ी शिक्षा होती है। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बालकों को दूसरों की मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें इन चीज़ों की शिक्षा अत्यधिक उत्तम दे सकते हैं, अच्छी दे सकते हैं। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया कि क्योंकि गांधी जी जो थे वो अहिंसा पर बल देते थे और मारपीट के किसी को सुधारने में वो किसी भी तरह का विश्वास नहीं करते थे। अब उन्हीं के आश्रम में एक बच्चा था जो बहुत ज़्यादा उद्यमी था। तो जब वो किसी प्रकार से भी उद्यम शैतानियों में शरारतों में बात नहीं आया, तो गांधी जी ने उठाकर उसको एक डंडा मार दिया। तो विद्यार्थी उस समय डर गया और रोने लगा। लेकिन धीरे धीरे उस विद्यार्थी को भी इस बात का पछतावा रहा कि मैंने बिना बात इनको परेशान किया, और गांधी जी को भी इस चीज़ का पछतावा रहा कि मैंने मारपीट करके उस बच्चों को सुधारने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने उस तरह के जो उनका व्यवहार था उसमें परिवर्तन ला दिया। अब आपके पास आते हैं उनके दो और टॉपिक है। एक है शांति निकेतन, तीसरा है खादी का धर्म। कौन कौन से हैं?
एक है शांति निकेतन है, दूसरा है खादी का जन्म। राजकोट से आने के बाद गांधी जी शांति निकेतन गए और वहां पर उन्हें अनेक अध्यापक और विद्यार्थियों ने उनके प्रति बहुत प्रेम दिखलाया। वहां पर जाने के बाद उनकी जो सबसे पहले भेंट हुई वो वहां पर हुई काका कालेलकर साहब से मिली। कालेलकर उस समय बड़ौदा राज्य में गंगनाथ विद्यालय चला रहे थे। उस समय उन्हीं के अध्यापकों के साथ रहने के साथ काला कालेलकर को काका की उपाधि दी गई। वहां पर क्या सिस्टम था कि वहां रसोई अपना खाना करता था, बाकी लोग अपना काम करते थे। धीरे धीरे शांति निकेतन में पहुंचने के बाद गांधी जी ने वहां का जो रसोई घर था वो उस रसोई घर को उन्होंने स्वावलंबी बनाने की कोशिश की। वहां पर जितने भी विद्यार्थी थे और जितने भी अध्यापक थे उन सभी को के साथ ये घुल मिल गए थे और घुल मिलने के बाद इन्होंने रसोई के बदले शिक्षक और विद्यार्थी को स्वयं रसोई बनाने में परफेक्ट किया। वह चीज सभी को न्यायप्रिय लगी और उसी तरह से वहां पर एक व्यक्ति को, किसी को उन्होंने सब्जी साफ करने के लिए, किसी को अनाज साफ करने के लिए, किसी को खाना बनाने के लिए और किसी को सब्जी वगैरह लगाने के काम में लगा दिया। इस प्रकार से विद्यार्थियों की मेहनत से और गांधी जी की मेहनत से फिनिश का जो रसोई घर था वो स्वावलंबी बन गया। वहां पर सीधी सादी रसोई का भोजन बनता, सीधी सादी रसोई बनती, न अत्यधिक व्यंजन बनते। तो इस तरह से लोगों को वहां काम करना अच्छा लगने लगा। जब वहां पर विद्यार्थी थक जाते थे तो अपनी थकान उतारने के लिए वो कभी भजन गाने लगते थे, कभी वायलिन बजाने लगते थे और इस तरह से वहां की जो रसोई थी वो एकदम सीधी हो गई और सभी विद्यार्थियों के परिश्रम से और टीचर्स के परिश्रम से वो वहां का रसोई घर पूर्ण रूप से स्वावलंबी बन गया।